Hello everyone, welcome to Education Vitamin. This is Gitanjali and I'm back with yet another video. जैसा कि मैंने आप लोगों से लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊंगी चैप्टर 1 से, विच इज स्ट्रक्चरल चेंज. सो हियर आई एम, आई फुलफिल्ड माय प्रॉमिस. अब देखो यार, होता क्या है कि कॉन्सेप्ट्स तो सब समझ लेते हैं, एनसीईआरटी में लिखा क्या हुआ है, दैट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. लेकिन प्रॉब्लम आती है आंसर राइटिंग में, राइट? जब हम आंसर लिखने बैठते हैं तो समझ नहीं आता है कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन में कितना लंबा आंसर लिखें और उसमें आखिरकार लिखेगा वो ऐसे क्या कीवर्ड्स हैं जो मार्क्स फेच करेंगे व्हिच विल मेक श्योर दैट यू गेट फुल मार्क्स, राइट? So this chapter structural change is coming for 5 marks in your final exam. Okay, that means या तो इसमें से एक 1 मार्कर और एक 4 मार्कर आ सकता है, या फिर इसमें से आ सकता है एक 1 मार्कर और 2 मार्कर्स. अब 1 मार्कर्स जो है आपको 10 to 15 वर्ड्स में लिखने होते हैं, 2 मार्कर्स 30 वर्ड्स, 4 मार्कर्स 80 वर्ड्स और 6 मार्कर्स की वर्ड लिमिट होती है 200 वर्ड्स. ये आपके सीबीएसई के सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग है. दिस इज अ वर्ड लिमिट दैट यू नीड टू फॉलो. इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को पता होनी चाहिए वो ये है कि जब कोई आपका पेपर चेक करता है, दे गेट समथिंग कॉल्ड अ मार्किंग स्कीम, राइट? अब ये मार्किंग स्कीम क्या होती है? ये एक गाइडलाइन की तरह होती है जो कि पेपर चेक करने वाले टीचर को दी जाती है, और वो उस मार्किंग स्कीम को देखकर ही आपको मार्क्स अलॉट करते हैं. उसमें हर आंसर में कुछ कीवर्ड्स लिखे होते हैं कि अगर ये कीवर्ड इस आंसर में है, गिव दिस चाइल्ड हाफ अ मार्क. अगर ये कीवर्ड है तो 1 मार्क दे दीजिए. तो इस वीडियो में आई विल टेल यू, आई विल गाइड यू कि आप ऐसे आंसर्स कैसे लिखें जो मार्किंग स्कीम के हिसाब से स्कोरिंग होते हैं, जो मार्किंग स्कीम के हिसाब से आपको लिखने चाहिए ताकि मार्क्स कट होने की कोई गुंजाइश रहे ही ना. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सबसे पहले एक 1 मार्कर है, ये आपके सैंपल पेपर में से ही मैंने लिया है. अब ये जो 1 मार्कर्स हैं, देयर विल बी 2 1 मार्कर्स इन योर फाइनल एग्जाम. These are called source based questions, right? And these are taken from the boxes that you see in your NCERT, right? उन boxes को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये boxes. So this question 2 is from one such box. It says, a model of the South Asian colonial city, the European town, had spacious bungalows, elegant apartment houses, planned cities, trees on both sides of the street, clubs for afternoon and evening get-togethers. The open space was reserved for Western recreational facilities such as race and golf courses, soccer and cricket. When domestic water supply, electric connections and sewage links were available or technically possible, the European town residents utilized them fully, whereas their use was quite restricted to the native town. Now, this has been taken from one of the boxes. अब अगर आपको याद हो तो ये जो कॉलोनियल सिटी की जो एक रोजी रोजी पिक्चर इन्होंने पेंट की हुई थी कि हाउ दे हैड ऑल द फैसिलिटीज, आई हैड मेंशन दिस इन माय प्रीवियस वीडियो, बट द नेटिव पीपल कुड नॉट यूज इट. उसी के बारे में ये क्वेश्चन है. नाउ व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू इज you have to read this question and you have to read this source, this paragraph, and you have to answer this question. The question says, did the model of the South Asian colonial city cater to the needs of the natives? मतलब colonial city का जो मॉडल था, इतने सारी फैसिलिटीज थी वहां पे, क्या उससे वहां के नेटिव्स की, वहां के जो एक्चुअली लोग रहने वाले थे, ओरिजिनली जो इनहैबिटेंट्स थे वहां के, क्या उनको कोई फायदा मिला? Yes or no, and you have to give a reason for your answer. So this carries 1 mark. 1 mark है तो आपको कितने वर्ड्स में आंसर लिखना होगा? 10 to 15 वर्ड्स में. आप इसको एक्सीड नहीं कर सकते. So how will you write your answer? You will say no. ठीक है? नहीं. साउथ एशियन कॉलोनियल सिटीज जो है नेटिव्स की नीड को केटर नहीं करती थी. Why? See, the answer is right in the paragraph. When domestic water supply, electric connections and sewage links were available or technically possible, जहां water supply थी, जहां colonial cities में water supply थी, electric connections थे, sewage links थे, right? जहां possible थे वहां भी और जहां available थे वहां भी, the European residents utilized them fully.
जो यूरोपियन रेजिडेंट्स थे उस एरिया के वो उसका पूरा इस्तेमाल करते थे, लेकिन जो वहाँ के भारतीय नागरिक थे, जो भारतीय लोग वहां रहते थे, वो उसको यूज नहीं कर सकते थे, whereas their use was quite restricted to the natives town. So this, if you see, has been taken from this paragraph only, right? You can see it here, from here till here, native town. यहाँ से लेके यहाँ तक, this answer is right in the paragraph itself, the source itself. So this is how you need to locate these answers. Now moving on, okay, one more thing, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे source based questions और ज्यादा आप लोगों के सामने लेके आऊं, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल मेक श्योर कि मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊं ऐसे 1 मार्कर्स पे, राइट? नाउ कमिंग टू 2 मार्कर्स, दिस क्वेश्चन सेज हाउ हैज इंग्लिश लैंग्वेज इंपैक्टेड आवर सोसाइटी. अब देखो, चैप्टर में हमने पढ़ा था कि इंग्लिश का एक बहुत ही पैराडॉक्सिकल रोल रहा है इंडिया में, राइट? So these are the points that are there. Now out of these 4, any 2 you have to write. This is what is written in the marking scheme. कि अगर इन चारों points में से student ने कोई भी 2 points लिखे हैं, you will have to give them full marks, right? अब 4 points क्या हैं, इनको फटाफट पढ़ लेते हैं. The first point is English was not only used in India, but you will also find a huge body of writings in English by Indian writers. जितना Indian writers English में लिखते हैं, उतना किसी और लैंग्वेज में शायद ही लिखते हैं, राइट? आप रोड साइड जाइए, कहीं भी जाइए, आपको ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इंग्लिश की बुक्स सेल करते हुए मिलेंगे, हिंदी की हार्डली कोई बुक्स होती है. सेकेंड पॉइंट, नॉलेज ऑफ इंग्लिश गिव्स यू एन एज इन द ग्लोबल मार्केट. थर्ड पॉइंट वुड बी नॉट नोइंग इंग्लिश इज अ डिसएडवांटेज इन द जॉब मार्केट. जिसको इंग्लिश नहीं आती उसके लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज क्रिएट हो जाता है. एंड द फोर्थ पॉइंट इज इंग्लिश ओपन्ड डोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर द डिप्राइव्ड सेक्शंस. तो इन चारों में से कोई भी 2 पॉइंट आप लिख सकते हैं टू गेट फुल मार्क्स. सो दिस इज द रीजन बिहाइंड मेकिंग दिस वीडियो, कि आपको मैं बता पाऊं कि एग्जैक्टली आपको कैसे बुलेट फॉर्म में पॉइंट वाइज आंसर्स, टू द पॉइंट कंसाइज आंसर्स लिखने हैं. देखो, ऐसा नहीं होता कि बहुत बड़े बड़े आंसर्स लिख के, बहुत फ्लावरी लैंग्वेज यूज करके, बहुत अच्छी वोकैबुलरी यूज करके आप फुल मार्क्स ला सकते हो. अब बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज में अपने पॉइंट को बताकर जो पूछा गया है, यू कैन स्टिल स्कोर फुल मार्क्स. दैट इज गारंटी. अब एक और 2 मार्कर देख लेते हैं. इट सेज हाउ डिड द कॉलोनियल लॉज favor the owners and managers of tea plantations, right? जो colonial laws थे, वो टी प्लांटेशंस के ओनर्स और मैनेजर्स जो कि ब्रिटिशर्स होते थे, उनको कैसे फेवर करते थे. तो इसमें आप क्या क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं. लॉज ऑफ अ colonized country did not stick to democratic norms. democratic norms क्या होते हैं? ऐसे रूल्स जो कि एक डेमोक्रेसी में फॉलो किए जाते हैं. तो जब कोई कंट्री कॉलोनाइज हो जाती है, वहां पर डेमोक्रेटिक रूल्स के अकॉर्डिंग उसको रन नहीं किया जाता. colonial government often used unfair means to hire and forcibly keep laborers. तो एक काम और आपको करना है, आंसर्स लिखते हुए जो जो मेजर की पॉइंट्स है उनको अंडरलाइन जरूर करना है, क्योंकि यू हैव टू मेक इट इजी फॉर द एग्जामिनर टू सी कि हाँ, ये मेन पॉइंट इसने लिखा है, लेट मी गिव हिम और हर कंप्लीट मार्क्स. तो कोई रीजन आप मत दो एग्जामिनर को कि वो आपके मार्क्स काटे. मेक इट एज इजी फॉर द एग्जामिनर एज पॉसिबल टू चेक योर कॉपी. Colonial government often used unfair means to hire and forcibly keep laborers and clearly acted on behalf of the British planters. Next point, the colonial administrators used harsh measures against the laborers to make sure they benefited the planters. Right? So any 2 points you have to write from these and you will get full marks. आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे. Nobody would cut your marks. Coming to the next question, which is also a 2 marker. There are vital differences between empire building of pre-capitalist times, मतलब ब्रिटिशर्स के आने से पहले जो एम्पायर्स थे उनमें, और कैपिटलिस्ट टाइम्स में, मतलब ब्रिटिशर्स के टाइम में क्या डिफरेंसेस थे एम्पायर बिल्डिंग में. दोनों ही टाइम इंडिया वाज अंडर सम एम्पायर, राइट, सम रूलर, पर दोनों में वाइटल डिफरेंसेस क्या थे. आपको 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया है.
सो हाउ विल यू राइट इट? आप पहले प्री कैपिटलिस्ट टाइम्स की, देखो आप इस आंसर को अपनी तरह भी लिख सकते हैं. यू कैन मेक इट इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल एज वेल, like the way we make different tables ना, left and right side में we write the two captions and then accordingly उनके नीचे we write down the differences. वो भी आप कर सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो. तो पहले you will talk about the pre-capitalist times कि कैसे उसमें outright pillage होती थी. pillage means लूटपाट. ठीक है, बहुत सारे ऐसे इन्वेडर्स हैं जो इंडिया में आए और बहुत कुछ लूट कर वो लोग इंडिया से खजाने जो है, बहुत बेशकीमती हीरे जवाहरात ले गए, टेम्पल्स को बहुत नुकसान पहुंचाया उन्होंने, लाइब्रेरीज को जो है जला डाला, बहुत ज्यादा उन लोगों ने यहाँ पे प्लंडर किया वेल्थ का. कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ ट्रिब्यूट, they did not interfere with the economic base, so they were more concerned about continuous, हमें हमारी ट्रिब्यूट दे दो, हमें किसी चीज से मतलब नहीं है, तुम्हें जो करना है करो, बस हमें हमारी ट्रिब्यूट टाइम पे मिलनी चाहिए. सेकेंड पॉइंट could be in subjugated areas they would skim off their tribute from the economic surplus. तो जो भी एरियाज उनके अंडर आते थे, subjugated मतलब जो उन एम्पायर्स के अंडर होते थे, वहां जो भी इकोनॉमिक सरप्लस होता था, एक्स्ट्रा जो होता था पैसा, वो ट्रिब्यूट के फॉर्म में ले लेते थे. दे डिड नॉट इंटरफेयर विद द इकोनॉमिक बेस. तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस यू कैन अंडरलाइन, राइट. वही कैपिटलिस्ट टाइम्स की अगर बात करें तो दिस इज द ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम्स. यहाँ पे देयर वाज डायरेक्ट इंटरफेरेंस. अच्छा, प्री कैपिटलिस्ट टाइम्स में से इन दोनों में से कोई भी एक पॉइंट आपको लिखना है, दोनों नहीं लिखने. इवन इफ यू राइट एनी वन पॉइंट यू विल बी गिवन 1 मार्क. कैपिटलिस्ट टाइम्स की बात करें तो देयर वाज अ डायरेक्ट इंटरफेरेंस टू एंश्योर मैक्सिमम प्रॉफिट टू द ब्रिटिश कैपिटलिज्म. पॉलिसीज वर चेंज्ड, लैंड लॉज वर मेड टू स्ट्रेंथन द ब्रिटिश एम्पायर. ऐसे लैंड लॉज बनाए गए, पॉलिसीज चेंज की गई. दे मेडल विद आवर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, हमारी फॉरेस्ट पॉलिसीज के साथ उन्होंने मेडल किया. नई फॉरेस्ट पॉलिसीज बनाई ताकि ज्यादा से ज्यादा एरिया जो है इट कम्स अंडर देयर डायरेक्ट कंट्रोल. So similarly here also you can write down any one point out of these three, right? एक पॉइंट आप कोई भी आप कैपिटलिस्ट टाइम्स का लिख सकते हो, एक पॉइंट कोई भी आप कैपिटलिस्ट टाइम्स का, and that would fetch you 2 marks. Now coming to the next question, that is why coastal cities were preferred by colonial rulers. 2 marks. Okay? तो हमने देखा कि कोस्टल सिटीज जो थी जैसे बॉम्बे, मद्रास, कैलकाटा, they were favored by the British. लेकिन ऐसा क्यों? So there are 2 points. इसमें से आप कोई भी एक लिख दो, you will get 2 marks, right? अब 2 मार्कर्स की अगर आपको वर्ड लिमिट याद हो, आपको 30 वर्ड्स के अंदर आंसर लिखना होता है. लेकिन अगर आप टू द पॉइंट, दिस इज द ब्यूटी. सी, आप अगर टू द पॉइंट आंसर लिखोगे, सिर्फ इतना लिखना भी आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है. बहुत बड़े बड़े आंसर्स डोंट मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू गेट दोस 2 मार्क्स. लेकिन रेलिवेंट टू द पॉइंट चीज लिखेंगे तो आपको जरूर वो 2 मार्क्स मिलेंगे. सो द आंसर कुड बी coastal cities were favored as point A. From here, primary commodities could be easily exported and manufactured goods could be easily imported. मतलब यहाँ से जो primary commodities हैं, जैसे raw materials जो होते हैं, उनको हम easily उनको Britishers जो है easily export कर सकते थे अपनी country में, और अपनी country से जो manufactured goods थे उनको बहुत ही सस्ते prices पे वहां से cheaply import करके यहाँ पे इंडिया के लिए कंपटीशन क्रिएट कर सकते थे, which came to be known as a Manchester competition, right? या तो आप ये पॉइंट लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं कि they were the primary link between the economic center and core in Britain and periphery margins that colonized India. तो ये cities they serve to function as a link. किसके बीच में? Between Britain, जो इकोनॉमिक सेंटर मेनली उनका ब्रिटेन में था, वहां के बीच में, वहां से किसके बीच में? कॉलोनाइज्ड इंडिया की जो पेरिफेरी मार्जिन है. तो सेंटर था ब्रिटेन और मार्जिन थी कॉलोनाइज्ड इंडिया. तो इन दोनों के बीच का जो लिंक थी, कनेक्टिंग लिंक, वो थी ये कोस्टल सिटीज. तो दोनों में से कोई भी एक पॉइंट आप लिखेंगे, आपको 2 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे. अगले क्वेश्चन पे आते हैं. इट सेज हाउ डिड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन टेक प्लेस इन कॉलोनियल इंडिया. अब ये भी 2 मार्कर है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है. देखो, क्वेश्चन टू क्वेश्चन भी आपका आंसर वेरी करता है. यहाँ पे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हो रही है, तो सबसे पहले द क्वेश्चन सेज कि कैसे हुई ये कॉलोनियल इंडिया में. ठीक है,
सबसे पहले आप डी इंडस्ट्रियलाइजेशन को डिफाइन करेंगे. यू विल से दैट इट इज अ प्रोसेस ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज कॉज ड्यू टू रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल कैपेसिटी. जब किसी भी कंट्री की इंडस्ट्रियल कैपेसिटी, जो उसकी इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस कर रही है, वो चीज कम हो जाती है, उसको हम कहते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन. राइट. नेचर ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज डिफरेंट इन ब्रिटेन एंड इंडिया. नेक्स्ट पॉइंट वुड बी द मैनचेस्टर कंपटीशन, जिसमें कि एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन और सिल्क हो गया था कम. मैंने यहाँ पे बहुत ही ब्रीफ में जो है आंसर लिखा है ताकि आप लोग को रिविजन में ज्यादा देर ना लगे. स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर्स जो थे वो डिक्लाइन हो गए. ये एरो डाउन का मतलब है उनका डिक्लाइन हो गया प्रोडक्शन में बिकॉज ऑफ कंपटीशन फ्रॉम द वेस्ट. विलेज आर्टिजन्स अबैंडन देयर हेरिडिटरी क्राफ्ट एंड मूव टू एग्रीकल्चर. विलेज के भी जो हस्तशिल्पकार थे, जो आर्टिजन्स थे, उनको भी अपना जो हेरिडिटरी क्राफ्ट था, जो कई कई पुश्तों से वो लोग करते आ रहे थे, नाउ नोबडी वाज रेडी टू बाय देयर प्रोडक्ट्स क्योंकि उनका प्राइस था ज्यादा. तो अब उनको थक हार कर एग्रीकल्चर की तरफ जाना पड़ा. तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटेन में लेके आई अर्बनाइजेशन, वही इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में लेके आई बूम ऑफ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर की तरफ जो है मेजॉरिटी पॉपुलेशन को जाना पड़ा. दे हैड नो अदर चॉइस. राइट. तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन भी वेरी करता है कि आपको एग्जैक्टली लिखना क्या है फुल मार्क्स के लिए. Coming to the next question, it says compare the experience of industrialization in the West with that of Indian experience. देखो ये क्वेश्चन जो है काफी सिमिलर है पहले वाले क्वेश्चन से, लेकिन डिफरेंस क्या है? उस क्वेश्चन में पूछा गया था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया के बारे में और वो था एक 2 मार्कर. यहाँ पूछा गया है कि वेस्ट में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई और जो इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, उन दोनों में कॉलोनियल टाइम में उन दोनों में क्या डिफरेंस था, और ये एक 4 मार्कर. So let's see कि इसको हम कैसे लिखेंगे. Right? See, first point you will write down is this, that in Britain industrialization caused people to move towards urban areas, whereas in India the same industrialization caused people to move towards agriculture. ये सबसे important point है. Right? इसके बाद आप लिखेंगे मैनचेस्टर कंपटीशन के बारे में कि इंडिया में कॉटन और जूट का जो प्रोडक्शन था वो कम हो गया, it declined, and ancient cities like Surat and Masulipatta, which had the traditional trading centers, they also declined. We will write about Thanjavur, Dhaka and Murshidabad, how they lost their ports, port gentry and artisans. And last point में you will write down कि industrialization से west में एक proper true middle class की formation हुई, but India में जो है एक pseudo मतलब एक false middle class की formation हुई, which consisted of the zamindars who were parasites, क्योंकि ये लोग खून चूसते थे बेचारे फार्मर्स का, प्लांटर्स का. और मिडिल ये ग्रेजुएट्स, क्योंकि वेस्टर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस हुई थी, जो उसका बेनिफिट उठा पाया वो बने ग्रेजुएट, दे बिकेम जॉब हंटर्स. तो ये कभी भी ट्रू मिडिल क्लास की फॉर्मेशन नहीं कर पाए. तो ये चारों पॉइंट्स एक एक नंबर आपको दे देंगे. You will get 1 mark for writing each of these 4 points, and that is how you're going to score 4 on 4 on this particular question. Let us now come to the next 4 marker, which says how did the advent of colonialism in India produced major upheaval in the economy. मतलब कैसे colonialism की वजह से हमारी जो इकोनॉमी थी उसमें तबाही मची, उसमें बहुत बड़ा upheaval आया, बहुत बड़ा change आया. Right? Now this is a 4 marker, तो कम से कम 4 points तो आप इसमें लिखेंगे, and these are the 4 points which are going to fetch you 1 mark each. सबसे पहले आप लिखेंगे that British industrialization led to de-industrialization in India. Second point would be after colonization, India became source of raw material and agricultural products and a consumer of the manufactured goods. तो पहले जहां इंडिया एक एक्सपोर्टर था, अब इंडिया बन गया मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का इंपोर्टर. थर्ड पॉइंट वुड बी डिस्ट्रप्शंस इन प्रोडक्शन, ट्रेड एंड एग्रीकल्चर. हैंडलूम इंडस्ट्री तबाह हो गई, विलेज क्राफ्ट्स तबाह हो गए, क्योंकि जो इंपोर्टेड गुड्स थे दे वर वेरी चीप एज कंपेयर टू द इंडियन प्रोडक्ट्स. तो इनका जो प्रोडक्शन था वो डिस्ट्रप्ट हो गया, इट डिसकंटिन्यूड. And the last point would be that new groups emerged to take advantage of the economic opportunities. New groups जैसे कि हमने बात की थी जमींदार्स की, जैसे कि हमने बात की थी ग्रेजुएट्स की. तो ऐसे कुछ सोशल ग्रुप्स इमर्ज हुए जिन्होंने इन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाया जो कि कैपिटलिज्म ने कराई प्रोवाइड. So these are the major points that you are going to mention. Now the next question is
Nation state became the dominant political form during the colonial period. Explain. We had done this very nicely in our quick revision class, right? इससे पहले मैंने वीडियो पोस्ट किया था, तो इसमें आप क्या लिखेंगे? बेसिकली नेशन स्टेट की बात कर रहा है कि कॉलोनियल पीरियड में जो डोमिनेंट, देखो डोमिनेंट जो इकोनॉमिक फॉर्म थी वो थी कैपिटलिज्म, लेकिन जो डोमिनेंट पॉलिटिकल फॉर्म थी वो थी नेशन स्टेट. हाउ डिड दैट हैपन? दैट यू हैव टू एक्सप्लेन. 4 मार्कर है, दैट मींस कम से कम 4 पॉइंट्स तो आपको लिखने पड़ेंगे. सो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू राइट. यू विल राइट इनिशियली यूज ऑफ पासपोर्ट्स वाज नॉट कॉमन फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले तक जो है पासपोर्ट्स इशू नहीं किए जाते थे. नेशन स्टेट परटेन्स टू अ पर्टिकुलर स्टेट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड. तो एक मॉडर्न वर्ल्ड का ये कैरेक्टरिस्टिक है. इट इज एसोसिएटेड क्लोजली विद द राइज ऑफ नेशनलिज्म, राइज ऑफ डेमोक्रेटिक आइडियाज एंड सोवरेनिटी. क्यों? क्योंकि जब आप किसी एक पर्टिकुलर नेशन के साथ को आइडेंटिफाई करते हो तो आपके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग्स भी जन्म लेती है, राइट? And the state should be sovereign, means it should not be governed by any other foreign power. ये इसका एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक होता है. And a community or communities sharing a desire to be a part of the same political collectively. तो जितनी भी communities इस nation state में आए, collectively they should be willing to be a part of this nation state together. So these are the main characteristics of a nation state. This takes us to our next question, which is urbanization and industrialization are linked processes. You have to justify it. Again, एक 4 marker है. तो सबसे पहले पॉइंट पे आप जो है अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन को डिफाइन करेंगे. देखिए, क्वेश्चन टू क्वेश्चन आंसर की डिमांड अलग होती है. यहाँ पे आपको बताना है कि अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन आपस में लिंक्ड कैसे हैं. लेकिन लिंकेज बताने से पहले इट वाज अ वेरी गुड आइडिया कि आप दोनों को जो है एक बार डिफाइन कर दें. What is urbanization? What is industrialization? So urbanization refers to the process in which villages or towns are transformed into cities, where more people are engaged in industries and services rather than in primary activities. और industrialization एक ऐसे मशीन बेस्ड प्रोडक्शन को रेफर करता है जहां पे इनएनिमेट पावर रिसोर्सेज का यूज करके प्रोडक्शन किया जाता है. So this is how you will first define the two. Then you will go on to explain कि आखिर ये दोनों interlinked processes कैसे हैं. You will write the two processes are interlinked as number 1, with the increase in modernization, industrialization, urbanization automatically increase हो जाती है. Second point, with more industrial labor, the purchasing power of people increases, using which they can afford better education. तो जैसे जैसे इंडस्ट्रीज में लोग काम करेंगे उनके पास ज्यादा पैसे होंगे स्पेंड करने के लिए, जिसको वो एजुकेशन पे, अपनी सिविक फैसिलिटीज पे स्पेंड कर सकते हैं, राइट? थर्ड पॉइंट वुड बी माइग्रेशन. जो माइग्रेशन होती है रूरल से अर्बन एरियाज में, जब लोग जॉब ढूंढने आते हैं, उससे क्या होता है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जो है, अर्बनाइजेशन का प्रोसेस भी इंक्रीज होता है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी उससे इंक्रीज होती है. माइग्रेशन की वजह से जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज है, दे ऑल्सो इंक्रीज मैनीफोल्ड. So this is how you are going to write the answer to this particular question. Last question for today. This is again a 4 marker. इस चैप्टर में 6 मार्कर्स नहीं आ रहे, तो हम सिर्फ 1, 2 और 4 मार्कर्स ही करेंगे. It says sociologist M.S.A. Rao describes 3 different situations of urban impact in India. अगर आपको याद हो, हमने तीनों सिचुएशंस बहुत क्लियरली की थी. सबसे पहले आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे कि पोस्ट इंडिपेंडेंस अर्बनाइजेशन हैज हैपेंड एट अ रैपिड पेस इन इंडिया. तो इंडिपेंडेंस के बाद जो अर्बनाइजेशन हुई है, it has impacted villages in different ways, right? So this is what sociologist M.S.A. Rao described. There are 3 situations under which a village experiences urban impact in India. और ये 3 situations क्या है? In the first situation, lot of people migrate from villages to far off cities. तो पहली वो situation है जहाँ cities जो है, ये जो developed cities है, urbanized cities है, ये village से बहुत दूर है, तो गांव के लोग वहां migrate होते हैं, right? तो वहां से what they do, they send money to their native villages, they invest on land, donate for education institutions. ये है पहली सिचुएशन. दूसरी सिचुएशन में जो है, ये विलेजेस उन टाउन्स और सिटीज के पास ही लोकेटेड होते हैं. फॉर एग्जांपल भिलाई, बोकारो, दीज आर ऑल इंडस्ट्रियल टाउन्स, राइट? यहाँ क्या होती है, जैसे ही जो लोग काम करने यहाँ पे आते हैं, ऑब्वियसली उनको घर भी रहने को चाहिए होगा. सो द डिमांड फॉर हाउसेज इंक्रीजेस, मार्केट की डिमांड बढ़ जाती है,
और इससे जो इमिग्रेंट्स हैं, जो वहां काम करने आए हैं, और जो वहां के इनहैबिटेंट्स हैं, जो वहां की नेटिव पॉपुलेशन है उस गांव की, उनके बीच में हेट्रेड कई बार पैदा हो जाती है। थर्ड सिचुएशन में जो है, there are some villages which are completely absorbed in the process of expansion. तो cities को expand करने के लिए कुछ villages जो है पूरी तरीके से absorb हो गए, वही दूसरी ओर there are some villages which lose their uninhabited land for urban development. ठीक है, तो सिर्फ उनकी वही लैंड एक्वायर हुई जिसमें कोई हैबिटेशन नहीं थी, जहां लोग नहीं रहते थे, right? So with this we have done 11 very important questions from this chapter. I hope आप लोगों की इस वीडियो से काफी हेल्प हुई होगी। और इस वीडियो को देखो, बनाने का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ यही क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं। दिस इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट। इस चैप्टर के इस वीडियो के मीडियम से मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि व्हाट काइंड ऑफ आंसर्स यू आर सपोज टू राइट, किस तरह के पॉइंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, किस तरह आप बिल्कुल सटीक आंसर टू द पॉइंट आंसर लिख के भी बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, फुल मार्क्स ला सकते हैं। आई एम श्योर आपके माइंड में ऐसे बहुत सारे और क्वेश्चंस होंगे इस चैप्टर से रिलेटेड जो आपको शायद इस लिस्ट पे ना दिखे हो। प्लीज फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो। आई विल ट्राई टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन योर डाउट्स। ठीक है, तो मिलती हूँ जल्दी ही आप लोगों से अगले वीडियो में। So please, if you like this video, hit the bell icon also, in addition to subscribing and sharing it with all of your friends, ताकि जब भी आप अगला वीडियो की नोटिफिकेशन आए आप लोगों को पता लग जाए and you can watch it. So I'll see you very soon. Signing off. Bye bye.